टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दौरे हाजिर के इमाम, वक्त के गुरु और एक दुनिया के बाबा आदम। कंपनियां, कारोबार, अफराद, ताजिर, दुकानदार, मोटिवेशनल स्पीकर, मुबल्लिग, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सेल एजेंट और सियासतदान सभी इसकी अफादियत के आगे सरे तस्लीम खम करते हैं। आज खरीदारी से फरोख्त, राब्तों से समाजी ताल्लुकात, तालीम से तरबियत, हुनरमंदी से रोजगार, फैशन से एंटरटेनमेंट और मशागिल से तफरीह तक सभी कुछ के लिए लोग इंटरनेट की मदद लेते हैं। पेशावर हो या कोई शौक का मारा, हतल मकदूर ऑनलाइन फोरम से फवाइद समेट रहा है। लेकिन एक तबका ऑनलाइन राब्तों की अफादियत का कुछ ज्यादा ही कायल है और फवाइद समेटने में भी दूसरों से कहीं आगे। ये हैं वक्त के ठग, डबल शाह, गेमर्स और स्कैमर्स, हरफे आम में ऑनलाइन फ्रॉडिये। ये नया जाल लाए पुराने शिकारी के मुस्ताक हर कुछ अरसे बाद एक नए झांसे या स्कीम के साथ मैदान में उतरते और सादा लौह शहरियों की जमा पूंजी ले उड़ते हैं और मुल्की इदारे देखते रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों, और हम बेनकाब कर रहे हैं चंद माह के दौरान सामने आने वाली ऑनलाइन फ्रॉड की होशरुबा कहानियां और उनमें मुलव्विस किरदारों को। सवाल उठा रहे हैं मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के जिम्मेदार FIA साइबर क्राइम यूनिट की कारकर्दगी पर और आगाही दे रहे हैं फ्रॉडियों के हाथों जमा पूंजी गंवाने वाले अपने मासूम लोगों को। ऑनलाइन फ्रॉड असल में होता क्या है, किस किस तरीके से लोगों की जेबें खाली कराई जाती हैं और फ्रॉडिये कैसे सोशल मीडिया फोरम्स का इस्तेमाल करके आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं, उस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। ठगी या फ्रॉड दुनिया के कदीम पेशों में से एक। डिजिटल के दौर में ऑनलाइन फोरम्स पाकिस्तान और बैरून मुल्क फ्रॉडियों के लिए खुलकर खेलने का मैदान बन गए हैं। फ्रॉडिये कभी क्रिप्टो करेंसी की फरोख्त तो कभी आसान कर्ज की पेशकश के साथ और कभी सरमायाकारी पर पुरकशिश मुनाफे का झांसा देकर आम आदमी को फांसते हैं। ऑनलाइन ट्रेड और ई पेमेंट में भी सार्फिन को चूना लगाने से बाज नहीं आते। ऑनलाइन फ्रॉड स्कीम से हासिल की गई दौलत आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर दी जाती है। 2022 में वर्ल्ड डिजिटल मार्केट के सार्फिन से 41 अरब डॉलर का ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड हुआ। रवां साल ये तखमीना 48 अरब डॉलर के करीब है। ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और दीगर साइबर क्राइम के सबब दुनिया भर के 8 अरब लोग और हुकूमतें हर साल 445 अरब डॉलर से महरूम हो जाती हैं। 2021 में साइबर क्राइम की फी घंटा लागत दुनिया ने 7,87,000 डॉलर अदा की। हर घंटे में 97 साइबर क्राइम वकू पजीर होते रहे और हर एक सेकंड में 2 इंटरनेट सारिफीन का डेटा चोरी हुआ। 2021 के दौरान पाकिस्तान में 23% इजाफे के साथ साइबर क्राइम के 1,02,000 से जायद मुकदमात दर्ज हुए। 60,000 केसेस पहली छमाही में सामने आए। दर्ज मुकदमात में बड़ी तादाद ऑनलाइन फ्रॉड से मुतालिक थी। पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर साइबर क्राइम से निपटने के लिए 2016 में FIA में साइबर क्राइम यूनिट की बुनियाद रखी गई। 2017 में साइबर क्राइम कोर्ट ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए फेसबुक बड़ा मीडियम है, जहां फ्रॉडिये सोशल मीडिया राब्तों और इश्तहारात के जरिए सरमायाकारी की दावत देते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 8 करोड़ पाकिस्तानियों में से आधे फेसबुक सारिफ हैं। ई कॉमर्स के आलमी इंडेक्स में 46वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तानियों ने 2021 में ऑनलाइन ट्रेड के जरिए 4.2 अरब डॉलर कमाए। ई कॉमर्स और सोशल मीडिया फोरम्स जहां एक जानिब मुल्की मईशत के लिए रोशन उम्मीद हैं, वहीं ऑनलाइन फ्रॉडियों के लिए सब्ज चारा भी। डिजिटल मार्केट और सारिफ के तहफ्फुज़ के लिए सिस्टम को महफूज और शफाफ बनाने की फौरी जरूरत है, वरना ऑनलाइन खिदमात और ई ट्रेड से मईशत बहाली का ख्वाब दम तोड़ जाएगा। जी नाज़रीन, तो रिपोर्ट आपने देखी। तो क्रिप्टो करेंसी का गैर कानूनी तौर पर फैलता कारोबार एक जानिब मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया तो दूसरी जानिब डिजिटल करेंसी के फरोग की राह में एक बड़ी रुकावट। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान क्रिप्टो करेंसी के नाम पर सामने आने वाले मुख्तलिफ ऑनलाइन फ्रॉड स्कैंडल्स में पाकिस्तानियों से मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए लूटे गए। बात करेंगे कराची के शहरियों से बिटकॉइन के नाम पर होने वाले बड़े फ्रॉड की। इंटरनेशनल फ्रॉड रेक का हिस्सा मुकामी फ्रॉडियों ने
सादा लोह शहरियों की जमा पूंजी समेटकर वेबसाइट बंद कर दी। FIA में मुकदमा भी दर्ज है। एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। कुछ लोग जमानतों पर हैं, लेकिन अपने सरमाए की वापसी के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मारी मारी फिर रही है। आपको सुनाते हैं पुरकशिश मुनाफे की पेशकश पर अपनी जमा पूंजी लुटाने वाले दो दोस्तों की कहानी। पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं ही नहीं हूँ, लातादाद विक्टिम्स हैं। मैं तो चलें थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ हूँ। इन्होंने 100 यूरो 200 यूरो देहातों में, कस्बों में, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में ले जा के प्रेजेंटेशन दी। लोगों को बताया कि आज आप जो हैं वो अगर रोडपति हैं तो 1 साल बाद आप जो है वो करोड़पति होंगे। इस तरीके की मिसालें दी गई। मुख्तलिफ इन्होंने क्या किया था कि कुछ वीडियोस बनाई हुई थी और ग्राफिक्स से जो है ना बताया करते थे लोगों को कि देखो ये आज कहाँ था, हम आज कहाँ खड़े हैं। फिर अपनी मिसालें दिया करते थे, गाड़ियाँ दिखाया करते थे। बाद में पता चला कि वो रेंटा कार की गाड़ियाँ हुआ करती थी। एक आध आदमी ने तो खूब कमाया, जो बकिया जो उनके दीगर लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे, तो उनको ये किया करते थे कि रेंटा कार से गाड़ियाँ निकलवाया करते थे और वो फिर वीडियोस बना के जो है वो ग्रुप्स बनाए हुए थे, उधर डाला करते थे। टर्की जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी मॉरिशस जा रहे हैं, कभी मालदीव जा रहे हैं, वहाँ की वीडियोस डाला करते थे। 5-6 लोगों का ग्रोथ था, यही सारा काम किया करता था और इसी तरीके से वो चल रहा था सारा मामला। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग भी बात में हुई। हमने उनसे ये भी बोला कि आप बैंक अकाउंट दें, हमारे पैसे हमारे बैंक में क्यों नहीं आते। तो वो कहते थे नहीं कैश मिलेंगे, कैश ही लिया करते थे और कहा था कि जब भी देंगे, 1-2 दफ़ा मुनाफा दिया था, एक दफ़ा 12,000 रुपये दिए थे, एक दफ़ा 8,000 रुपये दिए थे। उन्होंने कहा कि ये मुनाफा कैश ही हम देंगे। तो हम उनसे बोलते थे कि आप बैंक की ट्रांजेक्शन क्यों नहीं करते हैं। तो एक ही बात होती कि आने वाले वक्तों में बहुत जल्द हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हमने अप्लाई किया हुआ है। ये ज़फ़र अली राना साहब आए थे हमारे एक दोस्त के घर। वो किसी दोस्त के रेफरेंस से ही आए थे। उन्होंने कहा कि ये हमने बिटकॉइन पाकिस्तान में लॉन्च किया हुआ है और इसमें जो है हमने न्यूली अभी लॉन्च किया है और इसकी SECP में रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी हमने डाली हुई है। तो आप इनिशियल अभी इसमें जो है वो अपना पैसे इन्वेस्टमेंट कर लें और इसमें 54 वीक्स के लिए ये पैसे हम आपके स्टक कर लेंगे और उसका जो प्रॉफिट है वो हम आपको देते रहेंगे। वो आप कैश कराते रहिएगा, वो कैश की सूरत में दे रहे थे। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो यूरो में होती थी और यूरो भी उस दिन का जो PKR का रेट होता था उस रेट के हिसाब से ये लोग लेते थे। तकरीबन मेरी कोई $6,700 यूरो की इन्वेस्टमेंट है और मेरे दोस्त की बकाया 3,300 यूरो की इन्वेस्टमेंट है। टोटल हम दोनों के 10,000 यूरो हैं। और हमें तो ये भी कह रहे थे कि आप अपनी गाड़ियाँ भी बेचें अभी लॉकडाउन के दिन है और इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आ जाएंगी और इस तरह करके हो जाएगा। ये RJ मॉल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते थे, अपने लेक्चर वगैरह देते, हमें कहते थे RJ मॉल आए, तो हम लोग जाते नहीं थे RJ मॉल। तो RJ मॉल और उसके अलावा बहुत इवेंट वगैरह करते थे, प्रोग्राम करते थे और ज़्यादा टारगेट इनका था 50-100 यूरो वालों को भी नहीं छोड़ते थे। 50-100 यूरो भी लोगों के इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराए हैं। बड़े 25-25 हज़ार यूरो को भी लोगों के इन्होंने अकाउंट लगवाए हैं। मुतालबा तो 54 वीक से पहले तो हम कर ही नहीं सकते थे। 54 वीक जिस दिन हुए तो पहले ये 81.81 पे इन्होंने यूरो पे इन्होंने अपना कॉइन रोक दिया था। लोगों ने जो बाद में लोग आए उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो की है 0.81 यूरो से की है और हमने तो खैर नीचे के कॉइन में की थी, नीचे के रेट था उस टाइम। तो जब कैश करने का टाइम आया तो वो बिल्कुल 0.000 सेंट का हो गया और फिर कह रहे थे इस पर कैश लेना है तो इस पर ले लो। तो वो तो फिर ना लेने वाली बात हो गई, ना देने वाली। माली परेशानी तो है, जाहिर सी बात है, अच्छे खासे पैसे अमाउंट बन जाती है। आजकल अगर देखें उसको कन्वर्ट करें 6,700 यूरो को तो अच्छी खासी अमाउंट कोई 14-15 लाख 18 लाख रुपए बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है परेशानी तो है, हमें पैसे मिलेंगे तो फिर ये है कि थोड़ा हमारा सर्कल चलेगा। तो नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, फॉरेक्स का यूनान बेस्ड जाली धंधा यानी डब्बा फॉरेक्स भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा नेटवर्क है। आप मुल्क की मुआशी हालात देख लें, फॉरेक्स के मुकामी फ्रॉडियों की हिम्मत देखें और हुकूमती इदारों की बेखबरी। आपके अंदर रोशन मुल्क में बेहतर हालात की उम्मीद का चिराग आपसे आप ही बुझ जाएगा। सुनिए फॉरेक्स का जाली धंधा कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कंपनीज फ्रॉड ज़रूर हैं और पाकिस्तान में इस वक्त 150 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं जो टोटल फ्रॉड कर रही हैं। ख़ासतौर पर कराची के पोश इलाकों में, लाहौर के पोश इलाकों में, गुजरात के पोश इलाकों में इस तरह के ऑफिस कायम हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप मेटा 4 भी है, मेटा 5 भी है और उसके अलावा वर्टेक्स है, कैरिनेक्स है, इस बहुत सारे हैं। जे ट्रेडर था, जे ट्रेडर इतना फेम नहीं है यहाँ पर। तो वो एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और उसके ऊपर आपको ये कर देते हैं जी ये कंपनी साइप्रस बेस है, आप यहाँ से पैसे साइप्रस भेजेंगे। कोई साइप्रस नहीं होता, कोई टर्किश नहीं होता, कोई अमेरिकन कंपनी नहीं होती जहाँ आप पैसे भेज सकें।
या आप पैसे भेज रहे हैं, तो वो आपके साथ जो है फ्रॉड कर रहे होते हैं। आपका पैसा जमा हो गया वहाँ, उसके बाद उनके कंसल्टेंट जो है वो जानबूझकर आपको इस तरह की ट्रेड कराते हैं कि आपके लॉस कराए जाएं, क्योंकि उनका लॉस में उनको एक शेयर मिलता है। और जो भी पाकिस्तानी हमारे भाई हजरात, दोस्त हजरात हैं, वो आपका लॉस करा के बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनको 30 to 50% जो है आपके लॉस में शेयर मिलता है उस कंपनी की तरफ से, बाकी कंपनी की पॉकेट में जाता है। ये ट्रेडिंग जेन्युइन नहीं होती। आगे कोई इसका सौदा जिसे हम कह देते हैं या कोई ट्रेड होती है, वो आगे नेट नहीं होती। वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसे इस्तेलाह जो है इस्तेमाल की जाती है बकेट, और अगर उर्दू में कह लें तो हम उर्दू में एक इस्तेलाह यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है डब्बा। तो ये बकेट ट्रेडिंग होती है कि कोई ट्रेड आगे फॉरवर्ड नहीं होती, किसी बैंक के पास नहीं जाती, किसी कंपनी के पास ट्रेड नहीं जाती, किसी एक्सचेंज में नहीं जाती। आपकी ट्रेड जो है वो बकेट में जाती है। अगर नफ़ा हो गया तो वो आपको देंगे, अगर लॉस हो गया तो आपका पैसा उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। ये जो फ्रॉड की जो चीज़ें हैं ये अभी से नहीं, बहुत अरसे से चल रही हैं, और एक मखसूस लॉबी है जो इस पे काम कर रही है। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे कुछ पॉलिटिशियन भी जो है इस तरह की कंपनीज़ बनाकर बैठे हुए हैं और वो चला रहे हैं कंपनीज़ को, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। डिफरेंट पार्टीज़ के हैं, मैं किसी एक पार्टी का नहीं कह सकता, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिनके अपने फॉरेक्स हाउसेस मौजूद हैं, काम करते हैं, फ्रंटमैन रखे हुए हैं, खुद नहीं करते तो वो फ्रंटमैन चला रहे होते हैं। आपको 100% प्रॉफिट की दे दी, जिसमें वो अपना 50% आपसे शेयर लेते हैं। जब वो शेयर लेते हैं तो उनका तरीक़ाकार ये है कि एक पर्सन के लिए वो बाइंग करते हैं, दूसरे पर्सन के लिए सेल करते हैं। एक का $1000 का लॉस कर दिया, एक का $1000 का प्रॉफिट कर दिया, अपनी जेब से तो कुछ नहीं गया। जिसका उन्होंने लॉस किया उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसका प्रॉफिट किया उससे अपना 50% प्रॉफिट का शेयर ले लिया जाता है। तो नेट ऑफ उनके पास ही पैसा आता है, यानी एक की जेब से 1000 का निकाले और दूसरे की जेब में उसमें से 500 डाल दिए, 500 अपनी जेब में रख लिए। तो वो डेली बेसिस के ऊपर जो है एक आम ब्रोकर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पर डे 1 लाख रुपया कमा रहा है। इस वक्त 1 से 1.5 लाख रुपया पर डे वो अपनी जेब में लेकर जाता है। फॉरेक्स का अगर इंटरनेशनल देखें तो इस वक्त जो है करंटली 8 ट्रिलियन का वॉल्यूम है, $8 ट्रिलियन पर डे। पाकिस्तान में भी इसका वॉल्यूम तकरीबन $1 बिलियन से ऊपर जा चुका है, पर डे की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से जो ट्रांजैक्शन होती है फंडिंग की, ज़ाहिर है उन्होंने अगर साइप्रस बेस्ड कंपनी की है तो वो साइप्रस में ही ट्रांजैक्शन के करवाएंगे आपसे, वरना उनके सारे पोल खुल जाते हैं। पाकिस्तान में पैसे नहीं ले रहे हो, साइप्रस में ले रहे हैं और आपको भेजने पड़ते हैं वहाँ पैसे। अब वो भेजने का जो उनका प्रोसीजर है, अब उन्होंने स्क्रिल रख लिया है, वेब मनी रख ली है, गूगल पे रख लिया उन्होंने, तो मुख्तलिफ उन्होंने सिस्टम रख लिए कि इस थ्रू से भेजे जाएंगे पैसे। लेकिन एक्चुअल में आप देखें तो ये टोटल फ्रॉड हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि डिजिटल करेंसीज़ की आड़ में आपकी यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और ज़ाहिर है सबको पता है, लेकिन प्रूव ना होने की वजह से जो है काफ़ी लोग रह जाते हैं। डिजिटल करेंसी के एक्सचेंजर मौजूद हैं, तो यहाँ आपसे ₹5 लेकर और उसको चेंज करते हैं और वहाँ से स्क्रिल डॉलर में या वेब मनी में या मनी बुकर में वो आपके फ़ौरन में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसकी आड़ में जो हो रहा है, आप ज़रा उसे फोकस करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपके इकॉनमी का जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है वो यही फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल फॉरेक्स है उससे किया जा रहा है। इसीलिए मैं अक्सर मशवरे देता हूँ कि इससे बेहतर है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी कंपनी, एक नहीं तकरीबन 200 कंपनीज जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं, जो स्टॉक मेंबर भी हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की भी मेंबरशिप है उनकी और काम कर रहे हैं, बैंक्स हैं उसमें इन्वॉल्व। तो वो एक आपका इजी रहता है जिसमें आपने ₹5 ही जमा कराने हैं और ₹5 ही आपको मिलने हैं। फोर्सेज ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की एक और साइट जो ब्लॉकचेन सिस्टम के तहत काम करती है। आप अगर फोर्सेज के मेंबर हैं और 2800 रुपए की सरमायाकारी के साथ किसी नए मेंबर को मुतारिफ कराते हैं तो फौरी तौर पर 1000 आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। प्रॉफिट का यही रेशो हर नए मेंबर को लाने पर लागू होगा। उलमा इसे जुआ कहते हैं और सरमायाकारी के माहिर इसे ऑनलाइन फ्रॉड हैं। कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। सुनिए इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान मुग़ल है, फोर्सेस टीम वर्ल्ड लीडर।
तो आज से 6 महीने पहले फोर्सेज को ज्वाइन करने की गलती की और आज उसकी सज़ाएँ भी भुगत रहे हैं। सज़ाएँ क्या मिलती हैं आए आपको बताते हैं। तो ये मेरी फोर्सेज की आईडी, ये मेरी तस्वीर और 441182 और आज के सिंगल डे की अर्निंग 720 BUSD यानी पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करें तो 1,80,000 रुपये, जिसका आप स्टेटस देख रहे हैं। इसे मीटिंग का लिंक लें, इस सिस्टम को सीखें, समझें, ज्वाइन करें और ये सज़ाएँ आप भी भुगतें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जुल्फ़िकार राहत साहब। उनसे इस मामले के हवाले से बात करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम बात करें ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, इस पर जाली क्रिप्टो, जाली फॉरेक्स, फोर्सेज, ऑनलाइन कर्ज स्कीम और ऑनलाइन कमेटियाँ, फ्रॉड भी डिजिटल हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, अब अगर आप देखें 2022 के अंदर 21,844 से ज़्यादा ये करेंसीज एग्जिस्ट कर रही थी। बिल्कुल ऐसे जिसमें मेजर्स जो नंबर्स था वो क्लैप्स कर गई, यानी लोगों का सरमाया और पैसा डूब गया। अब होता यह है कि इस करेंसी के पीछे कोई गारंटी नहीं होती, कोई बेस नहीं होती और ये बिल्कुल वर्चुअल एक सिस्टम के तहत ऑपरेट करती हैं। लोग बेचारे पैसे भेजते जाते हैं और वहाँ पे एंड के ऊपर पता चलता है कि वो पीछे से स्विच बंद हो जाता है। जो साहब दुबई के अंदर बैठ के, यूके के अंदर बैठ के या किसी और कंट्री के अंदर बैठ के वो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं डिजिटली, वो वहां से स्विच ऑफ करते हैं, गायब हो जाते हैं और लोग बेचारे रोते रहते हैं। लोग ढूंढते रह जाते हैं कि हमारा सरमाया गया कहाँ, हमारा सरमाया गया। एक तो ये फ्रॉड हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी 300 से जायद इस तरह की कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। जो फिगर मेरे पास आए हैं 300 से जायद। अच्छा, उसमें लाखों लोग हर महीने लुट रहे हैं, लाखों लोग, और एक अंदाजे के मुताबिक कोई 4 बिलियन से ज्यादा पैसा जो है इन फ्रॉडियों की जेब में चला जाता है। जुल्फ़िकार साहब, मैं भी यही बात अभी कहने लगी थी कि शुरू में आपको प्रॉफिट दिया जाता है ताकि आप पक्के हो जाएं, दिया जाता है ताकि आप मजीद पैसे लेके आएं। हालत ये होती है आयशा के लोग अपने बेचारे जानवर बेच के, अपनी मोटरसाइकिलें बेच के, अपने घर बेच के इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इतना इंसेंटिव दिया जाता है, इसको कहते हैं ड्रीम सेलिंग। ये ड्रीम सेल करते हैं। अच्छा, एक कंपनी पिछले दिनों फैसलाबाद के अंदर FIA ने पकड़ी। अच्छा, M&M के नाम से। M&M आपने शायद इसमें ये तो एक चॉकलेट का भी नाम है। ये इसका नाम था M&M मियां नूर मोहम्मद मोटरसाइकिल कंपनी। आपको पता है कि कितना स्कैम इसका सामने आया? वो M&M था। अच्छा, 14 बिलियन। अच्छा, 14 अरब रुपए। और एक साहब हैं वहां पे जुवेन नंबरदार थे जो इसके मैनेजर थे, टोबा टेक सिंह साइड। जब वहां पे नैब ने छापा मारा तो वहां पे 5 किलो सोना बरामद हुआ और बिलियंस रुपए दीवारों के अंदर रखे हुए थे। बिलियंस रुपए दीवारें फाड़ के उनके अंदर से ऐसे की तो मैंने कोई फिल्म भी देखी है। अच्छा, इसका सबूत दीवारें फाड़ के उसमें से पैसे निकालते। अच्छा, 11,000 फैक्ट्रीज थे, 11,000 मुतासरीन थे इसके। मैं एक की बात कर रहा हूँ। और इसके जो साहब चला रहे थे वो अनपढ़ किस्म के, बिल्कुल नीम खानदा टाइप वो साहब थे। मैट्रिक FA उनकी टोटल एजुकेशन थी। अहमद सयाल उनका नाम था और उनकी बीवी थी इरम शहजाद। अच्छा। इन्होंने मिलके ये सारा काम किया, फिर नैब ने पकड़ा, फिर FIA पड़ी, तो इनसे लोगों की जान छूटी। सवाल ये है कि इतने किस्म के स्कैम है, लेकिन इसमें जो अलार्मिंग चीज है आयशा, जिसकी तरफ मैंने स्टार्ट पे इशारा किया, वो ये है कि इस जुराइम की रेशो इतनी बढ़ रही है। और एक बुक भी इसमें आई है और जिसपे बहुत लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। जी। IT के फ्यूचर क्राइम्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, वो पहले ही उन्होंने लिख दी है, एक गोरे ने लिखी है। मतलब उनको पता था ये आगे जाके होने वाला है, जिस पे उन्होंने पहले ही रहनुमाई कर दी है। जिस तरह मीडिया के अंदर देखा ना आपने, बहुत सारे ड्रामेटाइज ऐसे किए जाते हैं प्लेस के, जिसमें वो तरीके बताए जाते हैं चीजें। जी, कैसे कैसे क्राइम होते हैं वगैरह। तो वो एक किताब भी आ गई है। मतलब उन्हें पता था हमने जो सहूलत दी है ना, सहूलत से आगे जाके तबाही क्या आने वाली है, हम पहले ही बता दें। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आयशा वो ये है कि हमारी यूथ डायरेक्शनलेस है, नाउमीद भी है, मायूस भी है और मुल्क की सूरत हाल ओवरऑल जो है उसमें एक नाउमीदी है। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बहुत होशरुबा इंकशाफात किए हैं। तो जाली क्रिप्टो और जाली फॉरेक्स धंधे की हशर सामानियों के मुतालिक आपने जाना। अब बात करेंगे कर्ज के नाम पर सादा लोह शहरियों की जिंदगियां जहन्नुम बनाने वालों की, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए ऐसा क्यों। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान गुज़श्ता साल सबसे ज़्यादा तेज़ी से एप्लीकेशंस डाउनलोड करने वाला मुल्क बन गया है। मोबाइल एप्लीकेशंस इस्तेमाल करने वालों में पाकिस्तानी सारिफीन दुनिया में 6ठे नंबर पर हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने 161 अरब घंटे मोबाइल एप्लीकेशंस पर सर्व किए।
और व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन करार पाई। लेकिन आसान कर्ज के नाम पर बनने वाली बर वक्त और चंद दीगर ऐप्स को भी 1 करोड़ 90 लाख पाकिस्तानियों ने डाउनलोड किया। लेकिन जिसने इससे कर्ज लिया उसे लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, बर वक्त एप्लीकेशन आसान कर्ज स्कीम का झांसा, कर्ज के नाम पर बनने वाली कितनी कंपनियां SECP में रजिस्टर्ड हैं और कितनी गैर कानूनी। ये गैर कानूनी कंपनियां आवाम को कैसे लूट रही हैं, इसी पर बात होगी। लेकिन पहले छोटी ज़रूरत के लिए कर्ज लेने वाले आम पाकिस्तानी की दिलखराश दास्तान तो सुन लें, जिसने सूद अदा करते करते बीवी के जेवर, घर का एयर कंडीशन और फ्रिज तक बेच दिया। सुनिए। मैंने जी 50,000 रुपये लिए कर्ज जो है वो मैंने अप्लाई किया और विद इन 30 मिनट मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि जी हमने जी आपका 5,000 रुपया लोन जो है वो हमने अप्रूव किया है और वो भी विद इन 7 डे के लिए, 7 दिन के लिए। अब उसके ऊपर कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो जनाब आपके गले पड़ गया जो आपने उस वक़्त अकाउंट दिया था इजी पैसा का या जो जैस कैश का, उस अकाउंट में आपको जो रकम रिसीव होती है वो होती है 3500 रुपये और आपने 7 दिन के बाद इनको वापस जो है वो जो है ना आपको 7500 रुपये आपने वापस करना है। तो वो जी आपने सर्विस फ़ीस के नाम पे और उसके जनाब उसके जो इंटरेस्ट के नाम से आपसे पहले भी पैसे काट लिए। 7वें दिन जनाब ये आपको जनाब कॉल करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपके जनाब कल ड्यू डे है और जनाब आप हमें पैसे जो है ना वो फौरी तौर पे वापस कर दें। अब एक आदमी जो नुमाइंदे से बात कर रहा है वो कहता है कि भाई मैंने तो आपको 90 डेज़ के लिए अप्लाई किया है लोन, आप मुझे 7 दिन के लिए 7 दिन बाद पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए। हाउ इज़ पॉसिबल कि भाई एक आदमी अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये पैसे इनसे लोन की मद में ले रहा है, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये पैसे इस्तेमाल करेगा या इंटरेस्ट लगाकर 7 दिन के बाद ये पैसे आपको वापस करेगा। अब जनाब वो आप कहते हैं जी अब मेरी मजबूरी बन गई है, मैं आपको जनाब 7 दिन में पैसे वापस कैसे करूं? वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, आपके मोबाइल का तमाम डेटा हमारे पास है, आपके तमाम फैमिली की कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, अगर आप हमें 7वें दिन पैसे वापस नहीं करते तो मजबूरन हम आपकी फैमिली को कॉल करना शुरू कर देंगे। फेक नंबरों से जनाब मुझे कॉल की गई, मुझे थर्ड किस्म के मैसेजेस किए गए, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरी ही सेल्फी लेकर, मेरी सेल्फी को एडिट करके पिक्चर बनाकर उन्होंने जनाब वो मेरे जब मुझे व्हाट्सअप करके मुझे दी गई और वो जो व्हाट्सअप किया गया वो इंटरनेशनल नंबर से किया गया, पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ। आज जब पैसे देते हैं तो पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल करते हैं, जब किसी को टॉर्चर करना हो, जब किसी को ब्लैकमेल करना हो तो ये इंटरनेशनल नंबरों से हमें व्हाट्सएप के ऊपर हमारी पिक्चर, हमारी फैमिली की पिक्चर, हमारा CNIC, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट की पिक्चर वो हमें सेंड की जाती है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है और हरासा किया जाता है। मैंने थ्रेडिंग के चक्कर में अपनी बीवी का जेवर बेच दिया, मैंने घर का AC बेच दिया, मैंने घर का सामान उठाकर इन लोगों को पैसे दिए। मेरा अब इनकी वारदात ये होती है कि जी आपके पास अगर टोटल रकम नहीं है तो आप ऐसा करें, एक्सटेंड अमाउंट जो है वो हमें जमा करवा दें। वो एक्सटेंड अमाउंट जो है वो सूद की मद से कटेगी नहीं, डिडक्ट नहीं होगी। वो इसी तरह होगा कि आपने एक्सटेंड अमाउंट जो है वो जमा करवा देनी है और वो आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा 7 दिन का। आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो इस वक्त वहीं की वहीं रहेगी। मैं इस वक्त 4-5 एप्लीकेशन का जो है ना मैं विक्टिम हूँ, 4-5 एप्लीकेशन का स्कैम में फंस चुका हूँ। इस वक्त मेरे ऊपर कुछ उस वक्त तो 46,000 रुपया मेरे ऊपर कर्जा था। आज मैं इन 46,000 कर्जे के ऊपर 2,70,000 रुपया इंटरेस्ट की मद में एक्सटेंशन कराते 2,70,000 रुपये इनको पे कर चुका हूँ, जिसके मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मेरे बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, हर चीज़ उसमें मौजूद है कि 2,70,000 रुपया 46,000 के ऊपर मैं इनको दे चुका हूँ। और लेकिन मेरा अभी भी लोन क्लियर नहीं हुआ। वही एक्सटेंशन मनी की मद में इस वक्त लाखों रुपया मेरे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ चुका हुआ है और मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेड किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, एंजाइटी का शिकार हो चुका हूँ। खुदारा एक टाइम वो आ गया कि मैंने सोचा इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से बेहतर है मैं अपने आप को फांसी दे लूँ, अपने आप को मैं खुदकुशी कर लूँ,
जिल्लत की ज़िंदगी से अच्छा है कि माशरे में मेरी इज्जत की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, कहीं भी मुझे उठने बैठने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करने वाला एक सैलरी पर्सन इंसान हूँ। मैं एक माशरे में मेरी इज्जत थी, इन लोन एप्लीकेशन ने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट किया। इस वक्त मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ गरीब अवाम जो है वो इनका शिकार हो चुकी है। हमारे अदारे जो हैं वो अभी तक सोए हुए हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमने हज़ारों के हिसाब से इनके खिलाफ एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम में पुटअप की हैं, अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आया। कर्ज लेना और देना समाजी जरूरत है। अमेरिका में कानून के तहत मुकर्ररा मार्कअप से ज्यादा वसूल करने वाली कर्ज कंपनियों को प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या कानून साजी का फुकदान है? इसी पर हमने बात की है मुमताज IT माहिर और डाटा दरबार के शरीक चेयरमैन मुताहिर खान से। मुताहिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी एप्लीकेशंस की मदद से सादा लो और मजबूर मुसारिफिन को आसान कर्ज का झांसा देकर लूटा जा रहा है, ये क्या मामला है? आई थिंक 2021 दिसंबर में 6 बिलियन के कर्ज इन्होंने दिए थे। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 बिलियन के कर्ज, जो कि तकरीबन 50 मिलियन उस डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट तकरीबन मोर लेस 40 मिलियन 30 मिलियन की लोन बुक बनती है डॉलर्स में, जो कि काफी भारी रकम है। और ये मगर मसला ये था कि अक्सर जो एप्स थी ये रजिस्टर्ड एप्स थी, लेकिन बेशतर ऐप प्ले स्टोर के ऊपर जो मौजूद थी तकरीबन 30 एप्स किसी भी पॉइंट पे टॉप 100 फाइनेंस कैटेगरी में लोन एप्स होती थी। अगर आप इवन अभी दिसंबर को देख लें जो गुजरा है, तो 30 एप्स मोर और लेस आउट ऑफ 100 वर फाइनेंस एप्स, लोन एप्स स्पेसिफिकली। और उसमें से 5 लिस्ट से 7 जो थी वो थी लाइसेंस्ड, बाकी सारी अनलाइसेंस्ड हो रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर आप उस पर कर्जा लेंगे तो वो ना आप किसी रजिस्टर्ड एंटिटी से कर्जा ले रहे हैं, ना कोई उस पर कवानीन अप्लाई होते हैं, पीछे कौन है किसी को नहीं पता। अच्छा, तो मुताहिर ये एप्लीकेशंस कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं और शिकायत के बावजूद FIA ये कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या सिर्फ गैर कानूनी एप्लीकेशंस इस जालिमाना धंधे या फ्रॉड में मुलव्विस हैं? नहीं, तो ये आपने जो इनका मोडस ऑपरेंडी है ना, वो लाइसेंस्ड हो अनलाइसेंस्ड हो कोई खास दोनों में फर्क नहीं है। अच्छा, और एटलीस्ट में था। अब रेगुलेशन आ गई है तो शायद कुछ तब्दीली आए, कुछ बेहतरी आए, मगर इससे पहले जब हम लोगों ने पहले जून पे इस पे काम किया, फिर हमने दिसंबर पे इस पे फॉलो अप किया, तब भी मोर सेम कंसर्न्स थे, लाइसेंस्ड हो अनलाइसेंस्ड हो। कुछ चीजें बहुत कॉमन थी। नंबर 1, सूद बहुत ज्यादा था। सर्विस चार्जेस की मद के अंदर आके 30% आपके एट सोर्स काट लेते थे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10,000 रुपए कर्ज के लिए अप्लाई किया तो आपको मिलेंगे आपके अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपए आ रहे हैं, और आप कर्ज वापस सूद देंगे 10,000 रुपए के ऊपर। ठीक है। अच्छा। तो ये चीज लाइसेंस्ड हो अनलाइसेंस्ड हो, इसमें कोई इस पे अंदर तफरीक नहीं थी। दोनों एक ही तरीके से लूट रहे थे, लोगों को एक ही तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। प्राइवेसी पॉलिसी पे भी कोई खास कंसर्न नहीं था। कोई वो नहीं था। डेटा हिरासा भी दोनों के एक ही तरीके से लोग करते थे। पेमेंट गेट दोनों के पीछे एक ही होते थे। तो ये वाली सारी चीजें, तरीकाकार बिल्कुल दोनों का एक जैसा था। अच्छा। लाइसेंस जवाबदेह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो जब SECP एक्शन लेती है तो उनको जाना पड़ता है और उनको वो चीजें करनी पड़ती हैं, वरना वो बंद हो जाएंगे। तो ये बुनियादी फर्क। अनलाइसेंस जो है ना, अनलाइसेंस काफी सारे चाइना से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। एक आध जो है उनकी पाकिस्तानी कंपनी से कोई अरेंजमेंट्स हुए हैं, तो पेमेंट्स कोई पाकिस्तानी कंपनी उनका राउट कर रही है। तो ये चल रहा है। उनके ओरिजिन्स बहुत शेडी हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपटीशन ऑफ कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस लिया था इसके ऊपर। ठीक है। और कंपटीशन के पाकिस्तान के नोटिस के बाद उन्होंने कहा था कि अगर किसी को उनके ओरिजिन्स आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सकता तो हम प्लीज हेल्प करें। तो ये CCP नहीं कर पा रहा। इमेजिन। मुताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन ठगी लगाने वाले तो अपना काम कर रहे हैं और लोगों की जेबों से उनकी बचत निकल कर फ्रॉडियों के अकाउंट भर रही है। जिन्होंने उन्हें रोकना है, ऑनलाइन फ्रॉड के आगे बंद बांधना है, क्या वो अपना काम कर पा रहे हैं? राह में क्या क्या रुकावटें हायल हैं?
हम बात करेंगे FIA के साबिक DG और साइबर क्राइम विंग के बानी रुकन अमार जाफरी साहब से। अमार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइबर क्राइम्स में अवाम को सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन फ्रॉड का सामना है। हुकूमती सतह पर सिस्टम को अपग्रेड करके सोशल मीडिया फोरम्स को महफूज बनाने का कोई प्लान है? सतह के ऊपर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आ चुकी है हमारी, उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन वो जब तक आएगी, जब तक हमारी नेशनल सर्ट बनेगी, जब तक ये सारी चीज़ें होंगी, फ्रॉड बढ़ते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमती इदारों को, तमाम इदारों को एक फ्रेमवर्क में आगे काम करना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। जिस तरह हमारी जो पुलिस है वो स्ट्रीट्स के अंदर मुजरिमों से बचाती है लोगों को और उन पर वॉच रखती है, जो हमारे सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, ये निगाह रखते हैं मुजरिमान के ऊपर कि किस सड़क पे कौन सा मुजरिम है, कौन सा इशारा तोड़ के भाग रहा है, उसको पकड़ना। इसी तरीके के साथ हमें ये चाहिए कि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं उस पर निगाह रखी जाए। और मैं ये समझता हूँ अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि तमाम इदारे मिल के काम करें। FIA, पुलिस, इंटेलिजेंस सर्विसेज, रेगुलेटर्स, मिनिस्ट्री सब मिल के काम करें। और ये चीज़ अब अलार्मिंग हद तक बढ़ गई है और इस वक्त हर आदमी परेशान है। मुझे ख़तरा ये है कि जितने ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं हम सारे, आपने देखा होगा पिछले दिनों अमेज़ॉन ने हमारे अकाउंट बंद कर दिए थे। उसका नुकसान किसको पहुंचता है? उसका नुकसान मुल्क को पहुंचता है, मुल्क की इकॉनमी को पहुंचता है। इसलिए बहुत ज़रूरी कि ऑनलाइन फ्रॉड्स के ऊपर फौरी तौर के ऊपर तमाम इदारे मिलकर कोई पॉलिसी बनाएं, कोई स्ट्रेटजी बनाएं। अच्छा अमार साहब, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन के हवाले से एक मुस्तनद थर्ड पार्टी की अहमियत किस कदर है और ये ऑनलाइन फ्रॉड रोकने में किस कदर मुआविन साबित होती है? पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? ये पेपैल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पेमेंट्स करता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पेपैल काम नहीं कर रहा। इस पे गौर करें, पेपैल क्यों नहीं काम कर रहा? पेपैल काम करता है एनेबलिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर। हमारे स्टेट बैंक, हमारे कमर्शियल बैंक्स, हमारे जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उन सबको इस पर गौर करना चाहिए कि पेपैल पाकिस्तान क्यों नहीं आया आज तक। सवाल ये पैदा होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपको दोनों साइड्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत होती है। वो कॉन्फ्रेंस मौजूद नहीं है, इसलिए जो इस तरह के इदारे वो नहीं आ रहे। ब्लॉकचेन वो कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है, उसके अंदर एश्योरेंस होती है कि जो पैसा एक तरफ से, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने PKI इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की है, मैं समझता हूँ उसके कवानीन भी बनने जा रहे हैं। वो एक बहुत एक अनेबलिंग एनवायरनमेंट लेकर आएगा। इसके ऊपर हमें तेज़ी के साथ देखें, जब ये PKI आ जाएगा और ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो फिर होगा आवाम तक ये मालूमात पहुँचाना कि ये ट्रांजेक्शन का सेफ़ तरीका है और ये अनसेफ तरीका है। तो अमार साहब, क्या समझते हैं आप कि ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए साइबर क्राइम कवानीन को सख्त करने या अपडेट करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है इसलिए कि जो हमारा कानून, इसको इस वक्त पीका कहते हैं, वो 2016 का बना है। उसके बाद बेशुमार नए फ्रॉड आ चुके हैं। बल्कि कवानीन तो चेंज होते रहते हैं, हमेशा कवानीन होते हैं सिचुएशन के मुताबिक। हमारे यहाँ सिचुएशन क्या आ गई है? ChatGPT क्या कर रहा है? वो आपके तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, किताबें लिख के दे रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग ChatGPT से फ्रॉड के बारे में पूछना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। इस तरह की जो मेटावर्स है, जो वेब 3.0 है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, मुझे बड़ी फिक्र है कि अब हमारी फैक्ट्रियाँ अगवा होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको पता नहीं चलेगा आपकी फैक्ट्री अगवा हो गई है, क्योंकि रैंसम अटैक आएगा। पहले रैंसम अटैक आता था कंप्यूटर्स के ऊपर, अब वो फैक्ट्रीज के ऊपर आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कवानीन भी चेंज करने की ज़रूरत है। उससे पहले डिस्कशन होनी चाहिए, आर्गूमेंट्स होने चाहिए। हम बड़ी जल्दी अगले 1.5 से 2 माह के अंदर डायलॉग शुरू कर रहे हैं। डायलॉग एक ऐसा तरीका होता है कि उसके ऊपर जिनके पास नॉलेज होता है वो बोलते हैं और जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो सुनते हैं। उसके बाद चीज़ें डॉक्यूमेंट होती हैं, उससे फिर इम्प्रूव होती हैं। और मैं आखिरी बात ये बता दूं कि डायलॉग मुस्तकिल करते रहना चाहिए क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है अमार जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी बैंक सारिफीन को ट्रांजैक्शन में फ्रॉड और ATM क्रेडिट कार्ड घपलों की शिकायत का भी सामना है और वफाकी बैंक मोहतसिब के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन माली फ्रॉड में 63% इजाफा हुआ। 2018 के पहले 10 महीनों में ATM और इंटर बैंकिंग फ्रॉड से मुतालिक 1244 शिकायत दर्ज हुई हैं, लेकिन 2022 के अक्टूबर तक सिर्फ पंजाब में बैंकिंग फ्रॉड से मुतालिक 7018 शिकायत सामने आई। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड में सारिफ कैसे लुटता है, एक लुटने वाले की ज़बानी सुनेंगे तो ही समझ आएगा। मेरे लैंडलाइन है, उस पर ही कॉल आई थी कि जी हम लोग इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी स्टेट बैंक की, जो कि वो बेनामी अकाउंट्स वगैरह हैं उनको वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमें जो है ना आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए।
तो उसके पास मेरे अकाउंट्स नंबर भी थे, अपना लैंडलाइन पे तो कॉल कर ही रहा था। तो उसको थोड़ा सा मैंने रजिस्ट किया, मैंने कहा इस तरह तो स्कैम बड़े होते हैं, तो मुझे क्या पता कि तुम उसके हो कि नहीं बंदे। तो कहने लगा देखें आपके पास कौन कौन से बैंक्स के जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं कहा मैं UBL ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और डिफरेंट मेरे पास बैंक है दूसरे ना। तो कहता है अच्छा वेट करें। तो उसमें कुछ 10-15 सेकंड हार्डली लगे होंगे, तो मेरे मोबाइल के ऊपर UBL कॉल सेंटर से कॉल आई है। वो मैंने नंबर क्योंकि सेव किया हुआ था, तो उसमें वो फ्लैश यही किया कि कॉल सेंटर से जो है ना वो कॉल आ रही है। तो उसको जब मैंने उठाया तो उसने कहा कि ये देखें जी इन्वेस्टिगेशन टीम है और ये उस पर जो बेनामी अकाउंट है उनको इन्होंने करना है, वेरीफाई करना है। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो ब्लॉक होंगे, नहीं तो उसको क्लियर करना है, तो इनके साथ आप पूरा तावन करें। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैं कही अगर कॉल सेंटर पे मेरे नंबर पे आ रही है तो वो ठीक होगा। तो वो बहरहाल इसने फिर वो शुरू में ही ना मुझे लैंडलाइन पे रखा बिजी, और वो पहला नंबर जो था जो OTP का नाम भी नहीं लिया। इसने कहा जी देखें ये कोई फिगर्स आई हैं तो ये मुझे बताएं। तो वो पहला नंबर देना था, तो इसने सारी कार्रवाई शुरू हो गई। इसने क्या किया, बैक एंड पे जो है वो मेरा कॉल डाइवर्ट कर दी, ईमेल डाइवर्ट कर दी। तो वो जब नंबर दिया तो उस पर वो थोड़ी देर बाद मैसेज आने शुरू हो गए कि जी वो पैसे निकल रहे हैं। तो वो उसमें बेसिकली मेरे जो थी लिमिट थी 2.5 लाख के पर ट्रांजैक्शन, लेकिन वो इसने पता नहीं खुद की है कि क्या। तो वो पैसे जब निकलने शुरू हुए, UBL से पहला अकाउंट था, तो उसमें 2.5 लाख की 4 पेमेंटें निकली। तो ये आगे पीछे विद इन एक आधा मिनट ही लगा होगा। तो थोड़ी देर बाद फिर वो इसने UBL के तो 4 निकल गए, 1 मिलियन पूरा हो गया। उसके बाद इसने अल्फला का शुरू किया। अल्फला में उसमें जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन थी वो टेलीनॉर की थी, टेलीनॉर, इजी पैसा, और उसकी मेरा ख्याल 15 या 16 ट्रांजैक्शन थी, 50,000 की, 49,500 ऐसे बनती है। एक थी 2.5 लाख की, वो भी इसी तरह हुई। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था, अल्फला का जो है वो ईमेल का जो है पासवर्ड वगैरह वो उस पर ईमेल पे जाता था। तो इसने वो इसी तरह जो, क्योंकि लैपटॉप पे इसने मेरा नंबर ले के जो ईमेल डाइवर्ट करके वहीं से सारा करता रहा। तो इन शॉर्ट वो उसमें इसने सारे पैसे निकाले। अब इसके बाद फिर ये बैंक वाले शुरू हुए, बैंक वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशनें शुरू की। उसमें ये UBL वालों ने क्लेम फॉर्म वगैरह बनाए, उसके बाद अल्फला वालों ने भी बनाए। इन्होंने कहा कि जी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो 120 डेज़ के अंदर, मैंने फिर इन द मीन टाइम स्टेट बैंक को भी किया रब्ता। उन्होंने कहा जी हमारा बैंकिंग मुतसब है, तो वो ऐसे जो है मसले डील करता है, तो आप उधर भी भेजें कंप्लेंट वगैरह। तो वो मैं खैर अल्फला वाले की और इसकी वो कंप्लेंट वगैरह भेज के उससे बैंकिंग मुतसब वाले से भी बीच में राब्ते में रहा काफ़ी देर। और इन्होंने जो है वो फिर FIA कहा, जिन्होंने मुझे ज़बानी भी कहा कि FIA के पास जाएँ। FIA वालों के पास मैं, मेरा ख्याल है महीने में कोई 3-4 दफ़ा तो शुरू में जाता रहूँ एटलीस्ट। तो वो ख़ुद भी मुझे कहता था कि ठीक है आप आ जाएँ। अब मेरी जो टोटल पेमेंट्स थी वो तकरीबन 20 लाख हैं। बैंक में जब अकाउंट खुलते हैं तो वो जो 2.5 लाख जिनको गया एटलीस्ट वो तो आप ट्रेस कर सकते हो। बैंक वालों ने सारे उनके फॉर्म के दिए हैं, NIC नंबर दिया है ना, इन द मीन टाइम कोई NOC ब्लॉक हुआ है ना कुछ हुआ है। फाइनली इन्होंने पता नहीं अभी रिसेंटली कोई FIR में वो डाला है कि FIR काटी है नहीं काटी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये FIA वाले मतलब बैंकों वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, हालांकि उनके पास इंश्योरेंस कवर भी होता है, वो ऐसे लॉसेस को उसको कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन उन्होंने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए कि जी वो बैंकिंग मुतसब ने कहा कि जी नहीं ये वैलिड नहीं है क्लेम। तो अब रह जाता है फिर FIA वाला। इन्हों के पास अगर कोई फिज़िकल बंदे हो, ये वैसे तो इतने रिसोर्सेज हैं इनको, जिसको पकड़ना चाहें पकड़ ही सकते हैं, लेकिन इस साइबर विंग में आई डोंट नो वो कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो प्रैक्टिकली ये गए हो। लुटने वाले लुट जाते हैं, फ्रॉडिये जेबें अपनी भर जाते हैं। सोशल मीडिया पर लगी इस लूट सेल से अपना दामन कैसे बचाना है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, स्टोन कॉइन से बिटकॉइन, ठगी से फिशिंग तक, धोखाधड़ी और माल बनाने के नित नए तरीके। आज भी ठग और फ्रॉडिये कानून से आगे हैं। बरसगीर में फ्रॉड की रोकथाम के लिए सबसे पहले 1861 में एंटी ठगी कानून बना। जैसे जैसे लूट मार और फ्रॉड के तरीके बदलते गए, कानून भी तब्दील होते रहे और साइबर क्राइम्स यकीनी तौर पर 21वीं सदी की दूसरी दिहाई का चैलेंज है। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर क्राइम्स केसेस के माहिर कानूनदान जनाब ज़ैन अली कुरैशी। उनसे पूछते हैं कि मौजूदा साइबर क्राइम कवानीन ऑनलाइन फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने में किस हद तक मुआविन है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के हवाले से
तो अगर कानून में कोई खला नहीं तो फिर मुतासिरा जो सारिफीन हैं उनको इंसाफ मिलने में इतनी ताखीर क्यों होती है? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो साइबर लॉज हैं इसमें जो भी शख्स जो पाकिस्तान में है जिसके साथ कोई किसी किस्म का क्राइम कमिट किया गया है और वो उस क्राइम से अफेक्ट हुआ है, वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है, वो दरख्वास्त दे सकता है। और देखिए, सबसे पहले बात ये देखनी होगी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में बैठ के किसी पाकिस्तान के किसी शख्स के साथ इस किस्म का क्राइम कमिट कर रहा है और वो ये चीज़, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बाज़ औक़ात डिफेम किया जा रहा होता है, उनको जो है उनके नाम पे बाज़ औक़ात फेक अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, तो कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद है वो इस लॉ के तहत जो है वो कार्रवाई कर सकता है। अच्छा ज़ैन, अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है अभी इस हवाले से, लोगों में बहुत कम इस हवाले से अवेयरनेस है कि ये ऑनलाइन फ्रॉड होते कैसे हैं। अब अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन से मीडियम इस्तेमाल करने चाहिए? क्योंकि हम मज़ीद भी फ्रॉड्स के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों को देना। देखिए, आज का शो भी एक अवेयरनेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अवेयरनेस है, सोशल मीडिया एक अवेयरनेस है, लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ ये है कि जो टीचर्स हैं जो स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक ऐसा लेक्चर जो है वो ज़रूर उसके अंदर रखें जिसमें वो 30 मिनट का जो लेक्चर हो और जिसमें वो डेली बच्चों को ये बताएं कि ये साइबर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के मिसयूज से क्या होता है। और मेरा ख्याल है कि ये हर वो बच्चा जो क्लास 5 में या क्लास 6 के अंदर है उसको ये पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये आम तौर पे इस एज से मोबाइल फ़ोन आजकल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर अवेयरनेस में एक ये चीज़ भी है कि पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि वो अपने जो छोटे कम उम्र के जो घर में जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो एज है वो कम है, उनको वो एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन जो है वो ना दें। फिर उसके अलावा टीचर्स का मैं रोल इसलिए बार बार कहूँगा कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि स्कूल्स से आने वाले बच्चे जो कॉलेजेस में जाते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है कि उनके अंदर जो एक ट्रेंड होता है सोशल मीडिया का वो ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल, एटलीस्ट ये कर दिया जाए कि जो बेसिक साइबर लॉज हैं, जैसे आप किसी का फेक अकाउंट तैयार ना करें, किसी की तस्वीर उससे पूछे बगैर मत शेयर करें, किसी को आप जो है वो हरैस ना करें, स्टॉकिंग ना की जाए ऑनलाइन, तो ये वो बेसिक अवेयरनेस है जो मेरा ख्याल है स्कूल लेवल पे बच्चों को दे देनी चाहिए। अच्छा, ये फ्रॉड तो खैर मेरे साथ भी हो चुकी है कहते हुए अब शर्म भी आती है और हंसी भी आती है। ऑनलाइन कपड़े मंगवाए तो वो गलत निकल आए, और यूएस वीज़े के लिए अप्लाई किया तो वो कोई गलत फेक वेबसाइट थी जिसके ज़रिए मैंने अप्लाई कर दिया। हालांकि मैं पहले भी यूएस वीज़ा मेरे पास था, लेकिन पता नहीं वो जब आपके साथ फ्रॉड होना तो शायद आपकी सारी ना अकल भी ख़त्म हो जाती है। और मैं वही सोच रही थी कि जब उन्होंने ऑनलाइन मुझसे कार्ड का नंबर मांगा है सब कुछ, मैंने उस वक्त ये सोचा ही नहीं कि यूएस वीज़ा के लिए तो कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करते ही नहीं है, वो हमेशा आपसे बैंक में पेमेंट मांगते हैं। तो ये इस तरह के फ्रॉड भी बहुत होते हैं कि मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप में से कोई इस तरह का कोई भी काम करने लगे तो पहले एहतियात कर लें। अच्छा, इस सिलसिले में अगर हम बात करें कि एटीएम से जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, उनके अकाउंट से रकम निकल जाती है, ये क्या तरीका होता है? इस वाले से भी केसेस आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल इस तरह होता है। ये आमतौर पे जो स्किमिंग जो होती है, इसको कहा जाता है कि बाज़ का स्किमर्स की जो टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि होता क्या है कि एक स्किमिंग डिवाइस होती है, वो वहाँ पे लगा दी जाती है। अब जो ही आप जाते हैं, आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो कार्ड इंसर्ट करते साथ ही जो डिवाइस है वो ऑलरेडी आपका कार्ड को वहाँ से जो है कॉपी करने के लिए रेडी होती है। और उसके अलावा क्या होता है कि बाज़ औक़ात वहाँ पे उन्होंने कैमरास जो होते हैं वो लगाए होते हैं जो आपके पिन को जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा। जो आप इंसर्ट करते हैं वहाँ पे। इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है कि कोशिश करें कि अगर आप कोई एटीएम जो है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा उस जगह पे प्रेफर करें जहाँ पे ऑलरेडी लोगों का रश रहता है, या वो कोई मेन एरियाज़ में है जहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी होता है। होता ये है कि ऐसी डिवाइसेस वहाँ ज़्यादा लगाई जाती हैं जो एक तो दूर दराज होती हैं, जहाँ पे लोगों का कम जाना होता है। वहाँ पे जो ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनकी कोशिश क्या होती है कि वो ऐसी डिवाइसेस को इंसर्ट कर देते हैं जहां से वो बाद में लोगों के साथ क्राइम कमिट हो जाता है। और सिर्फ इसमें एहतियात एक इंपॉर्टेंट चीज़ की ये है कि जब भी आप जाएं एटीएम डिवाइस के, जब भी आप कार्ड इंसर्ट करने की तरफ जाएं, सबसे पहले ये चेक कर लें जो स्लॉट है जहां पे आपने कार्ड इंसर्ट करना है वो फिक्स्ड है या वो फिक्स नहीं है। अगर वो फिक्स नहीं है इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ, मतलब कैसे पता चलता है कि वो फिक्स देखिए ये तो इट इज़ वेरी इजी। आपने जब कार्ड इंसर्ट करना है, अगर वो जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करने लगे हैं, अगर आपको लगता है कि वो जो स्लॉट है दैट इज फिक्स्ड विद द मशीन, बट इफ इट्स नॉट फिक्स्ड विद द मशीन, आपको पता चल जाता है कि ये इट्स नॉट फिक्स्ड, ये या तो अपनी जगह पे नहीं सही तरीके से लगी हुई, या ये फिक्स्ड नहीं है, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइस जरूर इंसर्ट की गई होगी बाय द फ्रॉडस्टर्स के आपसे क्राइम कमिट किया जा सके। अच्छा, इसमें बल्कि आगे अगले क्वेश्चन से पहले एक मेरे जहन में बात भी आई कि वो दुनिया के जो तेज तरीन एथलीट थे यूसेन बोल्ट,
उनके साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा फ्रॉड हुआ है, उनके अकाउंट से पता नहीं कितने लाख डॉलर जो हैं वो निकल गए और ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। मतलब ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता, बड़े बड़े लोगों के साथ भी ये फ्रॉड होते हैं। अच्छा, एक सवाल जो था मेरे जहन में कि हम अपने मोबाइल में जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं जी, अक्सर वेबसाइट्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो कहते हैं हमारी वेबसाइट, हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें, तो क्या ये इस ऐप के थ्रू भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है? जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमेशा पॉपुलर एप्लीकेशंस जो हैं उनको डाउनलोड करें। बिल्कुल, जिनके बारे में, जिनकी रेटिंग्स के बारे में आपको पता है, जिनके रिव्यूज के बारे में आपको पता है, या जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रही है। एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल अननोन है, आप या जिन ब्रांड्स के स्टोर हैं, जी बिल्कुल, आप उनकी ऐप्स को डाउनलोड करें। दूसरी बात ये कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ना कभी आपने सुना, ना आपको किसी ने बताया, और किसी एक मैसेज अगर आपको रिसीव हो गया और किसी ने कहा कि आप इसको फौरी तौर पे अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ये फायदा इस ऐप को डाउनलोड करने से हो जाएगा, और आपने डाउनलोड कर लिया और आपने एक्सेस भी दे दी उस एप्लीकेशन को अपनी गैलरी तक, अपनी पिक्चर्स तक, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। वो एप्लीकेशंस इस्तेमाल करें जो पॉपुलर हैं, जिनके रिव्यूज के बारे में आप जानते हैं, जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रही हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। अच्छा ज़ैन, इसमें जो मेरा एक आखिरी सवाल था आपकी, जो ऑनलाइन कर्ज देने के हवाले से भी फ्रॉड चल रहे हैं, लोगों को कहा जाता है हम आपको ऑनलाइन कर्ज देंगे, बहुत से फ्रॉड की खबरें भी सामने आई थी, ये किस किस्म का फ्रॉड है? अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये है कि जो लोग एप्लीकेशंस के ऊपर जाके ये समझते हैं कि हमें कोई शख्स लोन दे देगा या फिर हमें जो है वो रातों रात जो है वो पैसे मिल जाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस आ जाएगी, इसमें मैं बुनियादी तौर पर लोगों को कहना चाहूंगा कि कोई शख्स आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसे ही। कोई शख्स आपको रातों रात कर्जे नहीं दे सकता। और सबसे पहली बात यह कि अगर आप बैंक के अंदर कभी जाके कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोन बेसिकली बैंक्स देते कैसे हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए मैं ये समझता हूँ, ये बल्कि अक्सर फिल्टर एप्स ऐसी होती हैं कि वो आपकी गैलरी तक एक्सेस मांगते हैं और हम ओके 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 बस करते जाते हैं। उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग जब भी ऐप डाउनलोड करते हैं, हमने कभी भी किसी भी एप्लीकेशन के, किसी भी सोशल मीडिया साइट के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं पढ़ा। ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे अगर हम सिर्फ फेसबुक को देख लें, हम लॉ को भी ना देखें, हम फेसबुक को देखें। फेसबुक खुद कहता है कि अगर कोई शख्स आपका ईमेल आईडी जो है वो, अगर कोई शख्स आपका अकाउंट जो है आपके नाम का सेम तैयार कर लेता है तो आप उसको रिपोर्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो साइबर स्टॉकिंग के हवाले से अवेलेबल हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम फौरी तौर पर डाउनलोड करते हैं और उसके बाद हम एक्सेप्ट करते करते आगे जाकर उसको इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। सही ज़ैन, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे साइबर क्राइम के हवाले से हम बात करें, आपने इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है, बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ज़ैन भी बात कर रहे थे कि टीचर्स के लिए उनकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चों को साइबर क्राइम के हवाले से बताएं कि असल में साइबर क्राइम है क्या। तो ऑनलाइन फ्रॉड या फिशिंग हम में से अक्सरियत के साथ बीती कहानी है, जिसकी एक बड़ी वजह हमारी बढ़ती हुई ऑनलाइन मसरूफियात हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक राब्तों से लेकर ऑनलाइन ख़रीदारी तक, फ्रॉडियों और ठगों से ख़ुद को कैसे बचाएं, ऑनलाइन दिलचस्पियों से लेकर काम की मसरूफियात तक अपने सरमाए, जमा पूंजी और डाटा की हिफाजत कैसे करें, आपकी आगाही के लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए। इंटरनेट दस्तयाबी और सहूलत के लिहाज से जनूबी एशिया में सबसे पीछे, दुनिया में 90वीं पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड में 10 गैर महफूज तरीन ममालिक में शामिल है। साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान की पोजीशन 79वीं है। 3 सालों के दौरान साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात में 83% तक इजाफा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के कमजोर होने की दलील है। जाली क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पाकिस्तानियों से 18 अरब रुपए का फ्रॉड, साइबर क्राइम एक्ट के निफाज की अमली सूरत और साइबर क्राइम्स विंग की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती फिशिंग और साइबर क्राइम्स के पसे मंजर में हुकूमती इदारों से मायूस सारिफ के लिए अपने तौर पर एहतियात जरूरी हो गई है। ऑनलाइन मसरूफियात और दिलचस्पियों को महफूज बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि सारिफ किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अपनी जाती मालूमात न दे। मोबाइल फोन पर भेजा वेरिफिकेशन कोड आम तौर पर सारिफ को महफूज लगता है, लेकिन ये साइबर सिक्योरिटी में दाखिले का पहला परवाना है। खबरदार, एहतियात करें। रोमांस, लॉटरी और ताज़ा अपडेट के नाम पर ईमेल, मैसेज या मैसेंजर पर मौसूल होने वाला लिंक आपने क्लिक किया तो डाटा गया और कहानी खत्म। ऑनलाइन अदायगियों के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल महफूज तरीन और बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की तफसीलात, एटीएम और क्रेडिट कार्ड कोड,
हसास तरीन मालूमात। किसी भी फोन कॉल पर चाहे कोई मरकजी बैंक का अफसर ही क्यों ना हो, आपने अपने अकाउंट और ट्रांजैक्शन की तफसीलात देने से गुरेज करना है, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरमायाकारी का झांसा देकर जेबें खाली करने वालों के अड्डे बन चुके हैं। किसी भी पुरकशिश पेशकश पर फौरी जज्बाती ना हो जाएं। ठंडे दिल और दिमाग से ऑफर का जायजा लें और मुतल्लिका कारोबार की किसी माहिर से मुशावरत कर लें। कोशिश करें कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए किसी मारूफ ब्रांड का इंतखाब करें। मारूफ ब्रांड्स पर जालसाजी और नुकसान के अंदेशे कम होते हैं। खरीदारी से पहले प्रोडक्ट के बारे में सारिफीन की आरा भी पढ़ लें तो मजीद आसानी होगी। सोशल मीडिया पर फ्रॉड के गोरख धंधे से आगाही के लिए जरूरी है कि स्टेट बैंक वक्तन फवक्तन अलर्ट जारी करता रहे। वजारत IT को भी इस हवाले से जरूरी होमवर्क करने और साइबर ट्रैफिक को महफूज बनाने की जरूरत है। रिपोर्ट आपने देखी तो नाजरीन, जाली फॉरेक्स एक्सचेंज का धंधा हो या क्रिप्टो करेंसी का गैर कानूनी नेटवर्क, फोर्सेज हो, ऑनलाइन कमेटी, बरवक्त लॉन स्कीम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का झांसा हो या जीतो पाकिस्तान का जाली इनामी टिकट, मैसेज तो यकीनन आपको भी आते होंगे। सब गैर कानूनी कारोबार आम आदमी के साथ साथ रियासत का भी दिवालिया निकाल रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के जिम्मेदार इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या एक एक डॉलर को तरसती रियासत फॉरेक्स और क्रिप्टो के नाम से अपनी जेब पर पड़ने वाले अरबों डॉलर के इस डाके से बेखबर है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि लूट का बाजार है और हम हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।